प्लस O2, इक्वेशन लिख लो, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, N2 प्लस O2 गिव्स NO। सब गैसियस हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब क्या हैं, गैसियस। आपको केपी का पहले एक्सप्रेशन लिखना है और उसके बाद फिर आपको लिखनी है केपी की यूनिट। चलिए बनाइए। केसी की जैसे यूनिट निकालते थे वैसे ही किसकी यूनिट निकालेंगे, केपी की। प्रेशर को एटीएम में भी ले सकते हैं, बार में भी ले सकते हैं। पहले फॉर्मूला क्या बन गया केपी का, पीपी ऑफ एनओ इसका स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यही तो बनेगा, है ना। अगर NO का पार्शियल प्रेशर सपोज तुमने एटीएम में लिया और नीचे वालों का भी प्रेशर फिर उसी यूनिट में लेना पड़ेगा, एटीएम में तो सारे के सारे कट जाएंगे ना, तो इसके लिए तो यूनिट लेस आ जाएगा, है ना। वो तो कंसेंट्रेशन लेते हैं ना मोल पर लीटर, केसी के लिए वो यूज करते हैं। केपी की निकाल लेंगे इस तरीके से, किसी के लिए भी केपी। तो मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, वही अपनी पुरानी पॉपुलर एग्जांपल, नहीं दूसरा ले लेते हैं, छोड़ो रोज रोज एक ही नहीं करना चाहिए। 3O2 gives 2O3 बन रहा है। चलो इसके लिए बता दो केपी की यूनिट। सब लोग बना पा रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर करें, केवल ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन भी बताएंगे। वंश आंसर बताओ केपी की यूनिट। वंश क्लास ऑन करके आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं, यहीं पर है। तो आंसर बता दो। अगर यहाँ पे हो और नहीं बता रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं क्लास में बैठने का। हाँ सॉल्व करके बता दो जल्दी से। अब तो एक्सप्रेशन भी लिख दिया मैंने। वंश ने क्या आंसर, मोल पर लीटर क्यों ले रहे हो, के पी पी प्रेशर, प्रेशर की यूनिट लगानी है केपी में। के सी फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट लेते हैं। वंश अब बताओ आंसर। क्या पार्शियल प्रेशर अगर ओजोन का लोगे तो एटीएम में ले लिया या बार में ले लिया, जिसमें भी। यहाँ पे ले लेंगे ऑक्सीजन के लिए तो क्यूब आ जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, एटीएम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक और चीज कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक प्रिंसिपल की, उसके बाद आपको बता दें ली। चलो पहले प्रिंसिपल बता देते, इम्पोर्टेंट है। साइंटिस्ट हैं बड़े अच्छे से, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। ली है और फिर चेटेलियर्स है। कौन पढ़ चुका है,
लीचटेलियस प्रिंसिपल। ठीक है, पहले ध्यान से समझ लो फिर नोट करना। समझा दूं फिर उसके बाद आराम से नोट करना। ठीक है, लीचटेलियस क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर आप उसमें कोई चेंज लाते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करता है? उस चेंज के इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश करता है। उस चेंज के इफेक्ट को क्या करने की कोशिश करता है? खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, मान लो सपोज एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ इधर भाग रहे हैं, कुछ इधर भाग रहे हैं, और दोनों की स्पीड धीरे धीरे सेम हो गई। जितने इधर भाग रहे हैं 1 सेकंड में, उतने ही इधर भागने लगे, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, अब क्या किया? बाहर से कोई आतंकवादी आ गया, यहाँ से 4 को उठा लिया। यहाँ से क्या किया? 4 मॉलिक्यूल को उठा लिया, कंसंट्रेशन डाउन हो गई। ठीक, तो अब ये जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया था, ये इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कि फिर से, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम फिर से कोशिश करेगा कि फिर से क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है जिससे इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश हो जाए। मतलब इक्विलिब्रियम ट्राई करता है कि वो बना रहे। समझ आई बात? अब देखो ये तो केवल बात है, लिख लो इसको, स्टेटमेंट को नोट कर लो, फिर समझा देते हैं कैसे कैसे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, equilibrium try to nullify the effect of change which we apply in reaction. नलीफाई का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, जो हमने उसमें चेंज किया है, उस चेंज से जो इफेक्ट आ रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो इसमें चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो हम रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करें, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम इसमें पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन चेंज। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ठीक, अब हमने क्या किया? मान लो रिएक्शन चल रहा था और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया था। आफ्टर equilibrium establishment, we added more reactant। हमने क्या किया? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया और रिएक्टेंट ऐड कर दिए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने क्या किया? इंक्रीज। ठीक है,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. At equilibrium, after equilibrium established, we added more reactant. Reactant हमने और ऐड कर दिया. तो अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, रिएक्टेंट को खत्म करने की कोशिश करेगा. मान लो पहले रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हुआ तो ये रिएक्टेंट 4 मोल पर लीटर है, ये 4 मोल पर लीटर है, ये 2 मोल पर लीटर बना है और ये 2 मोल पर लीटर बना है सपोज, और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया. अब हमने क्या किया, सडनली इसमें 6 मोल पर लीटर इसको ऐड कर दिया, 5 मोल पर लीटर इसको और ऐड कर दिया, ए को भी ऐड कर दिया, बी को भी ऐड कर दिया, या किसी एक को ऐड कर दिया. तो रिएक्टेंट की जब कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी तो अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, सोचेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, फिर से उसी पे 5 पे आ जाए जिस पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ था. तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अब डाउन पे जाना है तो आप क्या सोचोगे कि कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. इक्विलिब्रियम यही तो चाहेगा कि जो आप इधर कंसंट्रेशन बढ़ा दिए हो उस कंसंट्रेशन को अब कम करना है, क्योंकि उसके इफेक्ट को क्या करना है, खत्म करना है. तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिर से कम हो जाए, और फिर से कम होने का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. आपने ऐड किया थोड़ा और ज्यादा अमाउंट में, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट बैलेंस हो जाएगा. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता है. रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो मोर एंड मोर रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ठीक. अगर इसका रिवर्स कर दो, तुमने क्या किया, प्रोडक्ट बढ़ा दिया. क्या कर दिया, एकदम से मान लो ये आपका 5 मोल था, ये 5 था, ये 2 था, ये 2 था, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया. अब हमने क्या किया, जो इसके प्रोडक्ट थे ना, बाहर से हमने कहीं से 2 मोल सी ला करके यहाँ पे रिएक्शन में डाल दिया, ऐड कर दिया. अब प्रोडक्ट बढ़ गया, अब प्रोडक्ट को कम करना है, क्योंकि बैलेंस कब होगा, जब केसी की वैल्यू एक कांस्टेंट आ जाए. तो केसी की वैल्यू कांस्टेंट कब आएगी, जब अब ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो अब इसको क्या करना है, खत्म करना है. इसको खत्म करना है मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना ले, और प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट बनाएगा ज्यादा से ज्यादा तो बैकवर्ड का रेट बढ़ेगा. किस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, बैकवर्ड का. यानी जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम को फिर से रीस्टेब्लिश होने के लिए फॉरवर्ड की रेट बढ़ती है, और जब आप प्रोडक्ट को बढ़ाते हो, प्रोडक्ट ऐड करते हो, तो कौन सी रिएक्शन इंक्रीज होती है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है, बैकवर्ड. क्लियर है. ये किसने बताया था, लीचेटियस. तो लिख ले, इसी को लाइन में लिख लेना बस. इफ वी इंक्रीज रिएक्टेंट देन forward reaction rate increases. और अगर हमने क्या ऐड कर दिया, इफ वी ऐड any product, or you can say increase concentration of product. concentration को CONC लिख रही है, CONC, concentration of product, then backward reaction rate increases. ठीक है. तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या हुआ, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा रेट, और अगर प्रोडक्ट बढ़ा दोगे तो किसका रेट बढ़ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, फिर से स्टैब्लिश करने के लिए इक्विलिब्रियम. हाँ, तो भी चेंज पड़ेगा.
वो फैक्टर देखना पड़ेगा कितना बढ़ा रहे हैं। ये जनरलाइज दिया है ना, ये क्या है, ये जनरलाइज रूल दे दिया। जैसे इस रिएक्शन के टर्म्स में अगर देखो तो एक एक ही मोल है दोनों, तो यहाँ पे जितनी जिस रेट से ये यूज होगा उतने ही रेट से ए भी यूज होगा, ए बी दोनों एक ही रेट से यूज होंगे, सी और डी भी उसी रेट से यूज हो रहे हैं, है ना, क्योंकि इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, सेम है। ठीक, अब ये बात हो गई कंसंट्रेशन चेंज की। इस कंसंट्रेशन चेंज को हम लोग एक तरीके से और अगर फॉर्मूला बेस समझें तो फॉर्मूला बेस हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं। एक टर्म दिया जाता है रिएक्शन के लिए QC, QC, QC को बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट। क्वोशेंट की स्पेलिंग जरा देख लेना तुम लोग, सही लिखी है कि नहीं, मेरे ख्याल से मैंने सही लिखी है, रिएक्शन क्वोशेंट। ठीक है, एक चीज क्या थी, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक ना। ठीक, मान लो ये रिएक्शन था A प्लस बी गिव C प्लस डी, तो हम लोग क्या करते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे, KC इज इक्वल टू C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन, A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन। ठीक है, QC भी जब निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं, C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन, A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन। तो आप बोलोगे फिर दो टर्म देने की क्या जरूरत थी। ठीक, KC होता है, KC में कंसंट्रेशन जो हम वैल्यू रखते हैं वो इक्विलिब्रियम पे रखते हैं, इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे ना, अगर यहाँ पे लगा दो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो आ जाएंगे, ए बी लगा दो आ जाएंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों में आएंगे। ठीक है, अब QC और KC में डिफरेंस क्या है, ये इसमें जो हम कंसंट्रेशन वैल्यू लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो C का कंसंट्रेशन है, जो भी है 0.1 है 0.2 है, जो भी वैल्यू होगी उसको हमें लेना है। D की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, A की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, B की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन। लेकिन रिएक्शन क्वोशिएंट जब हम निकालते हैं तो कोई भी ऐसा टाइम जो अदर देन इक्विलिब्रियम हो उस टाइम पे कंसंट्रेशन नोट करते हैं। जैसे मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जीरो से दिखाते हैं कि T इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, T इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे मान लो हमने सबकी कंसंट्रेशन नोट कर ली। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, T इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे सबकी कंसंट्रेशन नोट कर ली, उस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड निकाला, रेट ऑफ बैकवर्ड निकाला, देखा इक्वल नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं आया हुआ है। फिर उसके बाद हमने T इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे देखा, तो 15 पे देखा कि दोनों का रेट इक्वल हो गया, उस समय कंसंट्रेशन नोट कर ली। अब इक्वल हो गया अगर रेट तो बोला वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो T इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे जो कंसंट्रेशन है वो वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या निकलेगा, KC। और 15 के अलावा उसके बाद और उसके पहले किसी भी टाइम पे आप कंसंट्रेशन नोट करो, वो वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हो तो क्या आता है, QC। ठीक है, तो QC कब निकालते हैं, कब QC बोलते हैं इसको, जब आपका कोई ऐसा टाइम जो इक्विलिब्रियम के अलावा हो, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है। तो लिख लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज्ड आर एट other time, any other time then equilibrium। point ठीक है, अब QC की बात आई क्यों, नोट कर लिए,
क्यूसी की बात आई क्यों, लीचेटेलियस से तो हमने समझ लिया, अब हम फॉर्मूला से भी समझ लेते हैं। देखो क्यूसी क्या चाहता है, क्यूसी हमेशा ट्राई करता है केसी के इक्वल होना। क्यूसी क्या चाहता है, केसी के हमेशा इक्वल होना, मतलब रिएक्शन ये चाहती है कि हमेशा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहे। ठीक है, तो क्यूसी जो भी वैल्यू आ रही है वो हमेशा क्या ट्राई करती है, केसी के इक्वल होने की कोशिश करती है। जैसे मान लो क्यूसी हमने लिखा, सपोज सी का कंसंट्रेशन, डी का कंसंट्रेशन, एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, बी का कंसंट्रेशन, उसी रिएक्शन को ले रहे हैं। के सी हमने लिखा, सी का कंसंट्रेशन, डी का, ए का, बी का। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे मान लो, इक्विलिब्रियम पे सी का कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, ये भी 2 मोल पर लीटर है, ये मान लो 5 है और ये है आपका 5। ठीक, तो केसी की वैल्यू क्या आ गई, केसी की वैल्यू क्या आ गई, 4/25 आ गई। ठीक है, अब मान लो हमने क्या किया, सडनली रिएक्टेंट बढ़ा दिए, सडनली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दी, बढ़ा दी। तो रिएक्टेंट मान लो तुमने इंक्रीज कर दिए, तो सी और डी मान लो अभी भी यही है, और ए और बी मान लो तुमने कर दिए 8 ए और बी क्या कर दिए तुमने, 8 कर दिए। अरे ये थोड़ा सा चेंज आएगा उस सेकंड पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखें, तुरंत हमने ऐड किया, अभी रिएक्शन हुआ नहीं, तब हम अगर कैलकुलेट करें तो ये 4 बाई कितना आ गया, 4/62। कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्यूसी छोटा है, क्यूसी क्या आ गया, छोटा आ गया केसी। अब अब क्यूसी क्या ट्राई करेगा, क्यूसी क्या ट्राई करता है, केसी के इक्वल होने की कोशिश करता है। तो अगर केसी को इक्वल होना है तो अब क्या करें हम, अगर ऊपर क्यूसी को बढ़ाना है तो ऊपर वाला टर्म अगर बड़ा हो जाए, ऊपर वाला टर्म अगर बड़ा हो जाए तो ये क्यूसी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला टर्म अगर बड़ा होना है तो इसका मतलब ये थी रिएक्शन, इस टर्म को हमको क्या करना है, बड़ा करना है, इस टर्म को बड़ा करना है, यानी प्रोडक्ट बढ़े। इसका मीनिंग तो यही हुआ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़े। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कब, जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे भी हमारा आंसर क्या निकला कि जब क्यूसी छोटा हो जाता है केसी से, तो क्यूसी क्या चाहता है कि क्यूसी की वैल्यू बड़ी हो जाए, भाई इंक्रीज करे, जो भी वैल्यू है इसकी, मान लो 2 है, इसकी 10 है, तो ये 2 क्या चाहेगा कि 10 के इक्वल हो जाए। 10 के इक्वल होने के लिए दो कंडीशन है, या तो ऊपर वाला टर्म बड़ा हो जाए या नीचे वाला टर्म छोटा हो जाए। ऊपर वाला टर्म बड़े होने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़े, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने। प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कब बनेगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और फास्ट हो जाए तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। या दूसरी चीज सोच सकते हैं कि ए और बी की कंसंट्रेशन अगर छोटी हो जाए, कम हो जाए। ए और बी की कंसंट्रेशन कब कम होगी, जब ए और बी खूब यूज होने लगे, ए और बी खूब यूज होने लगे तो कंसंट्रेशन अपने आप डाउन होने लगेगी। तो ए बी ज्यादा यूज कब होंगे, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। मतलब दोनों से इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है, सेम टू सेम। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक आपका ऐसे करके बना के दिया होगा, एनसीईआरटी में एक कुछ ऐसे बना के दिया, उस पर एक बार मेंस में क्वेश्चन भी पूछा इन्होंने ऐसे। ये कौन सा ग्राफ होता है, इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं, ऐसे करके बना, बार ग्राफ। ये मान लो ये क्यूसी था, ये केसी था, क्यूसी छोटा है और केसी क्या है, बड़ा है। तो अब ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहेगा, है ना।
इस वैल्यू को इंक्रीज होना है, ये वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यही तो होती है। अंशुल माइक क्यों चालू कर रहे हो अपना, बंद करो। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट को, इस रिएक्शन, इसको बढ़ाना है तो प्रोडक्ट को क्या कर दो, बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। ठीक है, प्रोडक्ट बढ़ाने का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ज्यादा बने, ज्यादा कब बनेंगे, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा। ठीक है, तो एक बार यही ग्राफ बना करके ऐसे दे दिया था कि इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा ऐसे करके। अब मान लो ऐसे दे रखा है बिल्कुल सेम लेवल पे, मतलब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है ना, क्यूसी केसी बराबर है, तो ये क्या है, ये कौन सी सिचुएशन है। ठीक, अगर ऐसे कर दें, क्यूसी को बड़ा कर दो, केसी को छोटा कर दो, क्यूसी अगर बड़ा हो गया तो आप क्या चाहेगा, क्यूसी, केसी छोटा है तो छोटा होना चाहेगा, तो ये क्या ट्राई करेगा, ट्राइज टू बिकम लेस, और अगर इसको कम होना है तो इसका मतलब प्रोडक्ट कम हो जाए। प्रोडक्ट कम कब होगा, जब प्रोडक्ट और यूज होने लगे, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो जाए। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन तेज होगी, फॉरवर्ड। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन तेज होगी, ठीक है। सवाल पीछे वाली स्लाइड नोट की है, रह गई, कर ली, तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई, बात एक ही है सारी, ऐसे पूछे या वैसे पूछे। फॉरवर्ड का रेट बढ़ना या बैकवर्ड का रेट कम होना, दोनों एक ही बात है, एक ही तरीके की नहीं, एक ही बात है। अंशुल क्या कर रहे हो, माइक बंद करो अपना, टाइप करो, कुछ पूछना है तो। आपके माइक से आवाज बहुत आ रही है। आप नोट कर रहे हो क्या, ठीक है। तो ये लीचे-टोलियट्स प्रिंसिपल का क्या था, केवल कंसंट्रेशन चेंज था। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज। क्यूसी केसी पे मेंस में सवाल है। चलो अब कर लेते हैं बात सेकेंड वाले की, प्रेशर चेंज। ठीक है, प्रेशर चेंज वाले टर्म में एक मोटी मोटी बात याद रखो, सारे सवाल निकल जाएंगे। क्या याद रखना है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, क्या करते हो, लीचे-टोलियट्स ने क्या बताया, इफ वी इंक्रीज प्रेशर, रिएक्शन का प्रेशर आप बढ़ा दीजिए, देन रिएक्शन goes towards less number of moles। किस डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है। प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो किस तरफ जाएगा रिएक्शन, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम।
अपोजिट करोगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो किस तरफ जाएगा, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो एक कंडीशन याद रखो, अपोजिट जाएगा मतलब उस तरफ रिएक्शन होगी। देखो बताते हैं, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो ये रिएक्शन दे दिया हैबर प्रोसेस, ठीक है, और बोल दिया इंक्रीज कर रहे हैं क्या, प्रेशर। इफ वी इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक। देखो क्या मैंने बोला, प्रेशर इंक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, और उसके बाद हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब किस तरफ रिएक्शन जाएगा, मतलब कौन सा रिएक्शन अब ज्यादा होगा, फॉरवर्ड का रेट बढ़ेगा या बैकवर्ड का। तो देखो नंबर बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, और देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ कम है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पे कितने हैं 3, तो इधर की तरफ कितने हैं टोटल 4, इस तरफ टोटल कितने हैं 2। रिएक्शन किस तरफ जाएगा, जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो इधर क्या है, इधर लेस है, इधर क्या है मोर है। रिएक्शन किस तरफ जाने वाला है, प्रेशर बढ़ाने पे मोर टू लेस। इधर कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड, यानी कि कौन से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। या आपसे पूछा जाए रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, तो आप क्या बताओगे, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे भी लैंग्वेज लिखते हैं, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और प्रेशर बढ़ा दो तो जिस तरफ ज्यादा मोल्स होंगे उस तरफ चला जाएगा, प्रेशर घटा दो तो, ये तो बढ़ाया हमने, अगर कम कर दें प्रेशर तो जिस तरफ ज्यादा मोल्स होंगे यानी बैकवर्ड। गैसियस मोल्स को देखना, प्रेशर जहां बात आएगी वहां पे किसको देखना है, गैसियस मोल्स। प्रेशर गैसेस ही क्रिएट करेंगी, सॉलिड और लिक्विड को कंसीडर नहीं कर, गैसियस ही लिख दो। यहाँ पे जो लिखा है ना, लेस नंबर ऑफ गैसियस, ठीक है, और डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, reaction proceeds to direction where gaseous moles are more। हाँ गैसियस 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 मोल्स को देखना, प्रेशर वही क्रिएट। बैकवर्ड क्यों होगी, कम की तरफ जाना है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो कम की तरफ जाना, उल्टा। प्रेशर ज्यादा तो ऐसे भी याद रख लो, प्रेशर ज्यादा तो किस तरफ जाना है, जिस तरफ मोल्स कम है। प्रेशर कम करें तो उस तरफ जाना है जिस तरफ मोल्स ज्यादा है, ठीक है। अगर कहीं पे इक्वल मोल हो और आपसे बोल दिया जाए कि इक्विलिब्रियम पे इसके प्रेशर में चेंज ला रहे हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, तो आप लिखोगे नो इफेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या हो गए आपके, जैसे ये एग्जाम अभी जो पहले वाला लिया था। हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ वही वही, दाता प्रभु
वो ही करवा रहे हैं ये। यहाँ पे कितने हो गए, 1 मोल 1 मोल, 1 + 1 कितना हो गया 2, और इधर भी कितना है 2, दोनों क्या है इक्वल है। जब दोनों तरफ इक्वल मोल्स आ जाए तो क्या बोलोगे आप, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, इक्विलिब्रियम पे चेंज करते हैं ना, बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, अब प्रेशर तुमने बढ़ा दिया, प्रेशर तुमने कम कर दिया, तो किस तरफ रिएक्शन जाएगा, आप बोलोगे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट देखें। अब देखते हैं हम लोग टेम्परेचर का। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला है, और समझ आ जाए तो बहुत इजी है। मेंस में भी सवाल आते हैं, एडवांस में भी सवाल। मेंस में सवाल आएगा तो हलवा क्वेश्चन बनेगा अगर आपको चीज समझी हुई है, और स्टेटमेंट स्टेटमेंट में बना के स्टेटमेंट में घुमाएंगे, कहीं नॉट लगाएंगे कहीं नॉट नहीं लगाएंगे, और चेंज कर करके बनाएंगे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट दो तरीके से समझना है, दो तरीके के रिएक्शन होते हैं टेम्परेचर की बेसिस पे, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो किस पे क्या इफेक्ट होगा, अलग अलग इफेक्ट होगा। एक्सोथर्मिक की पहले देखते हैं। एक्सोथर्मिक कोई रिएक्शन, ठीक है, जैसे जो हमने एग्जांपल लिया था अभी ये वाला, ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। हीट निकलती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर निकल रही है। अब इस जो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट है ना, उसको थ्योरी में कई तरीके से लिखते हैं, बुक्स अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके लिखती है। आपको समझना कैसे इसको, आपको ये समझना है कि किसी रिएक्शन का क्या नेचर है। एक नेचर है एक्सोथर्मिक, मतलब हीट को बाहर निकाल, एक नेचर है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब है कि हीट बाहर से लेना है, एब्जॉर्ब करना, ये उसका नेचर है। नेचर के अगर अपोजिट काम हो रहा हो, नेचर के अगर अपोजिट काम हो रहा हो, तो क्या किस रिएक्शन रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड। और अगर नेचर के साथ में काम हो रहा हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वही सेम टू सेम काम किया, तो आपका क्या होगा, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। समझते कैसे, देखो इसके लिए पहले एंडो ही समझो, पहले एंडो समझो, पहले एंडो समझ लो, दो एक पेज छोड़ दो बस, हाँ एक पेज में हो जाएगा, एक्सो हो जाएगा एक में, हाँ बस।
एंडो एंडोथर्मिक। जैसे मान लो ये रिएक्शन था, N2 और O2 को जब मिलाते हैं NO बनता है, तो इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे लिखते हैं माइनस हीट। माइनस हीट का मतलब हुआ हीट क्या हो रही है यहाँ पे, एब्जॉर्ब हो रही है। या अगर इसको राइट हैंड साइड में लिख दें इसी हीट को, तो हम ऐसे लिखते हैं प्लस हीट। एंडोथर्मिक का मतलब रिएक्शन क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो नेचर कैसा हो गया, इस रिएक्शन का नेचर कैसा हो गया, हीट एब्जॉर्ब करने वाला हो गया। यस और नो। टेम्परेचर आप कह रहे हो कि हम टेम्परेचर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने की मोटी मोटी बात ये समझो कि हीट दे रहे हैं। नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, हीट एब्जॉर्ब करने वाला। आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो मतलब दोनों सेम बातें हैं। उसको हीट एब्जॉर्ब करनी थी और आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि हीट दी बाहर से। तो इसके नेचर के अकॉर्डिंग काम हो रहा है ना, जो चाहिए वही इसको मिल रहा है। तो जब सेम टू सेम चीजें चले, मतलब हीट एब्जॉर्ब करने वाला नेचर है और आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब हीट दी। तो जब सेम टू सेम होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी ये दोनों उतना ज्यादा रिएक्ट करेंगे, ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड का रेट बढ़ेगा। इसका मतलब जब सेम नेचर वाली चीज हो रही है तो क्या होगा, आपका फॉरवर्ड का रेट बढ़ेगा। इसका मतलब आपसे इस रिएक्शन में अगर बोला कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, क्योंकि इसको तो चाहिए ही हीट और हमने हीट दे दी, है ना। हीट चाहिए और हीट हमने दे दी, तो अब ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करेगा। ज्यादा रिएक्ट करने का मतलब है रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ रहा है, ठीक। अब देखो अब अगर टेम्परेचर डाउन कर दें, टेम्परेचर को क्या कर दें, अगर हम कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो और इसको चाहिए क्या, टेम्परेचर हाई चाहिए, क्योंकि इसको हीट चाहिए। तो इसके नेचर के अपोजिट में काम हो रहा है ना, टेम्परेचर को आप कम कर रहे हो और इसको क्या चाहिए, इसका नेचर कैसा है, हीट लेने वाला है, हीट एब्जॉर्ब करने वाला है। तो इसका जो नेचर है उसके आप क्या कर रहे हो, अपोजिट काम कर रहे हो। यस और नो, उसके अपोजिट काम कर रहे हो। जब नेचर रिएक्शन के नेचर के अपोजिट काम करोगे तो कौन सा रिएक्शन बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। अच्छा, दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इसको चाहिए, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक। तो जस्ट अगर अपोजिट कंडीशन कर रहे हो तो सोच लो कि बैकवर्ड में जाएगा। एक कंडीशन याद है तो दूसरी अपने आप, उसमें सोचना नहीं है एकदम। अब आ जाते हैं अपने किस पे, एक्सो, ठीक। एक्सो को भी ऐसे ही समझते हैं। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है,
मतलब हीट इसको चाहिए नहीं, ये खुद बाहर निकाल रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इसका नेचर कैसा हो गया, रिएक्शन की टाइप कैसा हो गया, नेचर कैसा हो गया, हीट को बाहर निकालने वाला। ठीक है, अब हीट को बाहर निकालने वाला नेचर है, और आप क्या कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। तो इसको तो हीट चाहिए नहीं था, ये तो खुद ही हीट बाहर निकाल रहा था, और आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब हीट दे दिया। तो अपोजिट काम हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, अपोजिट काम कर रहे हैं। ये बात अगर किसी को समझ नहीं आ रही हो तो बताओ, अपोजिट काम कर रहे हैं। जैसे ही अपोजिट काम करोगे किसका रेट बढ़ेगा, बैक, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज, या आप कह सकते हो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, बैकवर्ड। इसका अपोजिट भी लिख लो, अपोजिट भी लिख लो, टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो क्या होगा, वो तो वो बाहर निकाल रही है, इसका मतलब टेम्परेचर कम करना चाहती है अपना, तो यानी एक सेम टू सेम चीज हो रही है, नेचर के इक्वल होगा तो नेचर के अकॉर्डिंग होगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड का रेट बढ़ जाएगा। जैसे क्यूसी और केसी के लिए बताया गया कि फॉर्मूला से भी हम लोग देख सकते हैं, वैसे इसको भी हम लोग फॉर्मूला से देख सकते हैं। वैसे इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला से देख सकते हैं। हम्म, एक अपोजिट पॉइंट लिख लो, इंडो एक्सो का, बस यही है। अच्छा, एक पेज रह गया, तो सवाल करवा देते हैं, सिंपल है उसमें क्या, एक सवाल कर लो इसका, इंडो एक्सो, एक क्वेश्चन लिख लो, सवाल, चलो एक करो, तब तक मैं एक ढूंढती हूँ, लेकिन वो तो इससे रिलेटेड नहीं है, तो तुम कहोगे हमें तो पेज भरना है। अगले पेज पे एक सवाल करो, तब तक इस पेज के लिए मैं आपको सवाल, केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। जी जी, दो सवाल दे दूंगी जी।
और इसके अब अगले पेज में ये करना है, ये वाला सवाल अगले पेज के लिए, ये आपके ब्लैंक के लिए नहीं है, अभी दे रही हूं आपके इसके लिए। ये वाला करके दिखा दो जल्दी से। हम्म, 1/, हाँ यही आएगा। सॉलिड की क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, आईआईटी का नहीं था, ये उसका था, AIEEE, मतलब आप मान सकते हैं जेई मेंस का सवाल था, इसीलिए हल्का था, है ना। क्या ये पहले का है, 2000 क्या लिखा हुआ है, 4, कितने साल पहले का, बहुत हो गए ना, बहुत हो गए ना। समय के साथ इतना इजी हो गया है, कोरोना के चक्कर में बोर्ड में से चैप्टर कम कर दिए गए, अब क्या कितने समय का एडवांटेज लोगे तुम। चलो भैया कर लो सवाल, कहाँ पे जगह थी तुम्हारी, हमारी तुम्हारी जगह है ना, हमारे पास तो यही है ना। चल, 2SO2 plus O2 gives 2SO3, डेल्टा H दिया हुआ रिएक्शन के लिए -198 जूल/मोल। क्या क्या है ये ये तो तुम किसी में लिख लो, ये एक्सोथर्मिक है वैसे रिएक्शन, रिएक्शन एक्सो है, डेल्टा H निगेटिव किसके लिए आता है, एक्सो के, डेल्टा H नेगेटिव आता है एक्सो के लिए। बैठने ना दो तुम मुझे, अकॉर्डिंग टू ली चिटेलियर्स प्रिंसिपल, अभी स्टेटमेंट है तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। तुम तो यूं आंसर बता दोगे, अब मुझे इतने लिखने पड़ेंगे। कंडीशन फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, कंडीशन फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब अगर आपको कंपल्सरी क्या करवाना है, फॉरवर्ड रिएक्शन ही करवाना है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। पहला लिखा है इंक्रीज टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, इंक्रीज टेम्परेचर एज वेल एज, टेम्परेचर को T लिख रही, एज वेल एज प्रेशर। दूसरा ऑप्शन है लोअर टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर, लोअर टेम्परेचर इंक्रीज, डेल्टा H निगेटिव का मतलब होता है एक्सो, हीट निकल रही, और कौन सा है एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या बात है, एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और लास्ट दिया हुआ है लोअरिंग टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, दोनों लोअर कर। बी फॉरवर्ड कराना है तो बी होना चाहिए, सब लोग बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन करवानी है, भाई एक्सोथर्मिक है ना,
एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो अपोजिट काम हो जाएगा, तो बैकवर्ड हो जाएगी, और टेम्परेचर कम करोगे तब फॉरवर्ड हो जाएगी अपोजिट। और प्रेशर में क्या हो जाएगा, इधर मोल्स कम हो रहे हैं, इस तरफ मोल्स आपके कितने हैं 2, और इधर कितने हैं 1, 2 + 1 3 हो गए, और इधर कितने हैं 2। तो प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं उस तरफ जाती है, तो इस तरफ जाएगी। तो यानी कि इंक्रीज करो प्रेशर और टेम्परेचर को क्या करो। तुच्चा सवाल था, ट्रिपल ई का था, आईटी का दे देते हैं, एक और है ना पेज, चलो आईटी का कर लो। नहीं है पेज तो अगला कॉपी थोड़ी भरी है। आप छोटे बच्चे थोड़ी ना है। छोटे बच्चे हो आप, नहीं हो ना। ये रीसेंट बुक ही नहीं है ना, इस पे रीसेंट वाली बुक, रीसेंट वाले में आया हुआ है। अच्छा सवाल। क्या क्या जी। हम्म। जी चलिए लिखिए, 2a gives b plus c, हाँ रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके लिए लिखिए डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, पढ़ा है ना हम लोगों ने, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अच्छा सा दिया हुआ है 2494.2 जूल, 2494 2494.2 जूल। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, एट टेम्परेचर 300 केल्विन, at a given time at 300 केल्विन, ये दिया हुआ डेल्टा जी नॉट एट अ गिवन टाइम। देखो जब लिखे एट अ गिवन टाइम ना, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई और टाइम की कंसंट्रेशन बता रहे हैं। इक्विलिब्रियम होगा तो लिख देंगे एट इक्विलिब्रियम। एट अ गिवन टाइम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर का मतलब उस समय रिएक्शन में जो जो चीजें, रिएक्शन मिक्सचर इज A is equal to half, B is equal to 2, C is equal to half, ऐसे लिखा है। उस टाइम पे A is equal to A का कंसंट्रेशन हाफ है, B का कंसंट्रेशन कितना है 2, C का कंसंट्रेशन है हाफ। ठीक है, रिएक्शन क्या था आपका, 2A gives
रिएक्शन ये था, इसकी बात हो रही थी। पूछ रहे हैं आपसे द रिएक्शन प्रोसीड्स इन, reaction proceeds in फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन डाल दो, रिएक्शन प्रोसीड्स इन, हाँ ऑप्शन में डाल दो फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज क्यू इज लेस देन के सी। हाँ क्यू, इसको क्यू लिखा है इन्होंने यहाँ पे, ऐसे ऑप्शन डालिए फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज क्यू इज लेस देन के सी। दूसरा ऑप्शन लिखो इसी तरीके से, रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज क्यू इज लेस देन के सी। रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज क्यू इज लेस देन के सी। फिर सी डाल लो फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसी ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, बिकॉज क्यू इज ग्रेटर देन के सी। और ये हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज क्यू इज ग्रेटर देन के सी। अब देखो आप बोलोगे केसी कहाँ से निकालें कंपेयर करने के लिए, क्यूसी और केसी की वैल्यू, क्यूसी की वैल्यू तो पता है, क्यू मतलब क्यूसी, क्यूसी की वैल्यू तो क्वेश्चन में हम निकाल सकते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन दे रखा है, तो क्यूसी पहले निकालो, सबकी कंसंट्रेशन दी हुई ना इस टाइम पे, तो क्यूसी निकालो 1/4 आ गया, यानी 0.25 है ना। अब केसी निकाल लें तो पता चल जाए डायरेक्शन का। तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है जो भी आ रहा हो। क्यूसी कैसे निकाला, बी सी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, ये क्लियर है सबको, एक्सप्रेशन लिखने से सबको आता ही है। बी है 2, सी है हाफ, ए है कितना हाफ, ये तो कट ही गया और ये क्या आ गया 4, तो क्यूसी तो आ गया, क्यू तो आ गया आपका क्या क्वेश्चन में, ये क्यू दिया हुआ 4 ठीक। अब डेल्टा जी नॉट को यूज करके हम लोग निकालेंगे क्या निकालेंगे, के सी, के सी, ठीक है। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, -NF, एक तो ये होती है ई नॉट और एक होती है -RT/ln(k), ये भी होती है, एक ये वैल्यू। RT/ln(k), रायता फैल गया इसमें, सब वैल्यू चाहिए ना। टेम्परेचर कितना दिया, 300 था 400 था, और आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 8.314। अब याद होनी चाहिए अब आपको आर की वैल्यू, और ये कितना है 300। अब ये क्या है ln k, डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी, हाँ n क्यों हटा दिया, n नहीं था जी, हाँ ये दूसरी है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड, ये आप 12th में पढ़ो। चलो
अब क्या करें, डेल्टा जी की वैल्यू बोलो जल्दी से, जूल में बोलना। जूल है, ठीक। के कांस्टेंट है, केसी, के इज केसी, केसी तो निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट क्यों निकालना? हाँ तो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये रिलेशन है दीदी, रेट कांस्टेंट दूसरी चीज है। ओहो, एक तो यहाँ पे नेचुरल लॉग निकालना है, वो प्रॉब्लम है। हाँ हाँ यार, कंडीशन तो सही कही इसने। डेल्टा जी नॉट अगर जीरो होगा तो केसी की वैल्यू क्या आएगी? बात बात तो आपने, किसको? नहीं भाई, 8.314 को कैसे 9 ले लो? हाँ? 1 आएगा, एलएन केसी 1 आएगा, तो केसी क्या आएगा? वो जीरो हो गई ना पूरी वैल्यू, तो एलएन केसी इज इक्वल टू जीरो होगा ना। केसी की वैल्यू -1, पक्का? माइनस में या प्लस में? तो केसी की वैल्यू अगर माइनस आ गई तो क्यूसी की वैल्यू तो 4 आई थी। अब मैथ्स तुम लोग जानो भैया, मैथ्स मुझे नहीं मालूम। क्या? हाँ हाँ, वीडियो को ऑफ कर दो, फालतू के लॉग के डिस्कस